नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बॉलीवुड की, बिजनेस की और बिजनेस की उन बारीकियों की। उस पर नज़र रखने वाले नीरज वाजपेयी साहब का एक लंबा अनुभव है बिजनेस को लेकर और बॉलीवुड को लेकर। वो बारीक खबर बताते हैं, बारीक निगाह रखते हैं कि क्या हो रहा है। जिन मसलों पर हम डांस करते हैं तो वो कहते हैं थम जा भैया थम जा, ऐसा नहीं है, अभी डांस करने का टाइम नहीं आया। तो हम लोग डांस कर रहे थे आजकल कि जो जब से जीएसटी के स्लैब्स बदले हैं और जीएसटी में रेट्स कम हुई हैं तो हमें लगा कि ये डांस का मौका है। अब तो मार्केट भी बूम करेगा, बम बम करेगा और हमारे घर में डबल दिवाली धमाका होगा। अब असल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस पर बात करेंगे नीरज जी के साथ। और हाँ, वो सैम अंकल जो हैं ट्रम्प साहब, वो H1B जो वीज़ा है उसको लेकर बड़ा तमाशा किए हुए हैं, बड़ी सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, पैसा बढ़ा दिया गया, फीस बढ़ा दी गई है। लेकिन नीरज जी बता रहे हैं कि इसको छोड़िए H1B वीज़ा को। उन्होंने जो नई स्कीम निकाली है उसमें पैसा डालिए और ग्रीन कार्ड ले लीजिए। तो उस स्कीम पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे स्टार्टअप की एक और नई कहानी की। तो नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए मैं फिर से एक आपको राइडर के साथ शुरू कर रहा हूँ ये प्रोग्राम कि यदि आपको बहुत ही बारीक चीज़ें देखनी हो, समझनी हो बिज़नेस की, तो नीरज जी का द एंड शो देखिए। नीरज जी ये शो मेरे लिए करते हैं मोटी-मोटी बात करने की। मोटी बुद्धि के आदमी को समझ आ जाए, इसलिए ये बात है। तो नीरज जी आजकल क्या हो रहा है कि बिहार में हो रही है चर्चा पांडे जी की और हुँ, मार्केट में चर्चा हो रही है वाजपेयी जी की। हुँ, तो वाजपेयी जी की खबर क्या है मार्केट की? हम तो डांस कर रहे थे, आपने कहा रुकिए, रुकिए, रुकिए। हुँ। सर ये जो 2 सरनेम आपने यूज़ किए ना ये आज के ज़माने में आपत्तिजनक है। तो इसलिए थोड़ा-सा आजकल लोग इसको बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये क्या अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, पांडे मैं तो जी, बिल्कुल वाजपेयी जी। आप दोनों विद्वान लोग हैं इसलिए मैंने उनकी चर्चा की। तो आपने एक बात कही ना सर बड़ी इंटरेस्टिंग कि महीन चीज़ों के साथ-साथ मोटी चीज़ें। दरअसल मोटी चीज़ों से ही दुनिया वही। बनती है सर। महीन चीज़ें तो जैसे संसद में आप हमेशा कानून बनवाते थे, लेकिन असली खेल वहाँ पे फिर बाद में आईएएस करते थे। लेकिन वो बिग पिक्चर जो थी ना वो पार्लियामेंट में बनती है। पार्लियामेंट तो वैसे ही जो मोटी चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी, जब मान लीजिए बहुत समुद्र की लहरें तेज़ी से उठ रही हैं, तो उस समय आप छोटी नौका लेके कुछ नहीं कर पाएँगे कि मैं बहुत बढ़िया तैराक हूँ या बहुत अच्छे नौका चालक हूँ, उससे नौका चलाता काम हूँ। बनेगा नहीं क्योंकि लहरें बहुत बड़ी हो रही हैं। तो इस वक़्त अंकल सैम भी वही कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी वही हो रहा है और सरकार के सामने भी एक बड़ी दुविधा खड़ी है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी कि H1B वीज़ा को लेकर के एकदम जी, पॉलिसी चेंज कर रहे हैं वो। चेंज कर 2 रहे दिन में इतना उल्टा-पुल्टा किया कि जैसे लगा चेंज हुआ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, इस समय अमेरिका की जो भी स्टेप्स हैं ना, उनको एकदम से फौरी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा उसमें छुपा हुआ होता है। हैं। वो H1B में उन्होंने दिया तो सब लोग एकदम परेशान हो गए, फिर उन्होंने रेक्टिफ़ाई कर दिया तो खुश हो गए। लेकिन दरअसल उन्होंने कोई ख़ास रेक्टिफ़िकेशन किया नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा दी हैं, पेच जिससे लगाए आने हैं। वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। हुँ, हुँ। उसी का असर हम अपने मार्केट पे भी देख रहे हैं। आम निवेशक जो म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं या जो शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं, उसको भी ये दिक्कतें हो रही हैं। आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो पिछले 1 साल में मार्केट इंडेक्स कहीं गया ही नहीं, रिटर्न ही नहीं बना, नेगेटिव रिटर्न है, इंडेक्स लेवल पे, स्कीम लेवल पे हो सकता है किसी को फ़ायदा हो। तो ये जो एक सिचुएशन बनी है, ये जितना सोच पा रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा है। 2 कदम पहले ज़िक्र कर लेते हैं फिर उसको डिकोड करेंगे। एक तो H1B वाले में ज़्यादातर चीज़ें हमने डिकोड करी थी, जी, लेकिन उनका इरादा शायद ये है अमेरिका का कि वो H1B को एक तरीके से खत्म कर देंगे। उसको इतना अनअट्रैक्टिव बना दो कि कोई इसके लिए जाए ही नहीं। अब उन्होंने ईज़ी तो कर दिया कि साहब वन टाइम फीस है, न्यू के लिए है, रिन्यूअल पे नहीं होगी, आप पहले हुँ, से हुँ। वहाँ हैं। लेकिन उसके साथ ही अब वहाँ पे इस बात पे गंभीरता से विचार चल रहा है कि एक सर्टेन पे लेवल तक ही H1B मिलेगी, उससे ऊपर में, उससे नीचे नहीं मिलेंगे। खबरें हैं कि 1.5 लाख से ऊपर वो लिमिट बनाई जा रही है, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएँगे। $1.5 उसके बाद लाख। 1.5 लाख डॉलर यस और बहुत स्किल्ड जॉब के लिए ही दी जाएँगे, जॉब प्रोफाइल भी देखी जाएगी।
तो जो हम लोग यहाँ साधारण इंजीनियर भेज देते थे, अब उनसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि उस साधारण इंजीनियर को आप 2.5 करोड़ की सैलरी नहीं देंगे। तो एक ये वो करने जा रहे हैं, स्लोली स्लोली वो जा रहे हैं कि आप उनका गोल्डन वीजा खरीदिए, प्लेटिनम वीजा खरीदिए और पैसे दीजिए उनको। तो एक तो उन्होंने बड़ा काम किया है, इसको आगे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा उन्होंने अभी एक, जिसका शुक्रवार ने बम फोड़ा, कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको तकलीफ हो गई। तो अब लोग कह सकते हैं कि उसको इंडिया टारगेट करके नहीं किया था, उन्होंने फैसला ये किया कि जितनी भी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं हैं हाँ, जो मेडिसिन अमेरिका में नहीं बन रही हैं, उन पर 100% की ड्यूटी लगेगी। तो 100% टैरिफ हमको हो गया। लेकिन मुझे तो बताया गया कि भाई हम लोग तो जेनेरिक मेडिसिन भेज रहे हैं अमेरिका में, ब्रांडेड और पेटेंटेड नहीं भेज रहे। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहीं पे। यही सबको सुन के लगा था कि ऐसा नहीं, लेकिन इसको बारीकी से आप देखिए, उनका ट्वीट भी अगर आप देखिए तो उसमें मोटे मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखा है कि ब्रांडेड एंड पेटेंटेड। हम जेनरिक हैं तो हम खुश हो रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड जेनरिक्स दवाएं भी हम बेचते हैं ना। जैसे किसी ने एग्जाम्पल ही दिया कि किसी कंपनी, पैरासिटामोल एक जेनरिक दवा है, हाँ लेकिन जेनेरिक जब है, आप डोलो किसी कंपनी के 650 थ्रू, लेते हैं तो तो वो डोलो ब्रांडेड हो 650 जाती है। तो ब्रांडेड जेनरिक है ना, ये तो उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी विदेश की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, एलाई लिली, जॉनसन, फाइजर, ये भारत में बनवाती कंपनियां दवाएं, और उस वो ब्रांडेड दवा होती है, उसको बाहर बेचते हैं अमेरिका ले जाके, उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। और हमारी जो डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा वहां पे, तो वो वैल्यू में तो बहुत ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा दिखती है, क्योंकि जेनरिक हम बनाते हैं। तो इसीलिए शुक्रवार को काफी ज्यादा फार्मा कंपनियां परेशान थी, उनके ऊपर दिक्कत आई कि हम केवल जेनरिक से खुश ना हो, ब्रांडेड जेनरिक लगती हैं। और हमारे यहाँ एक कंपनी होती है जिनको हम सीडीएमओ कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, यानी फाइजर की कोई दवा है, किसी एलाई दूसरे लिली के की लिए हम कोई बना दवा रहे है, उसके लिए हम यहाँ बना, हम केवल बना रहे हैं उसका जॉब वर्क, जैसे आईटी वाला काम। हैं। तो है तो ब्रांडेड दवा ही ना, तो यहाँ से ले जाएंगे बनाएंगे तो ड्यूटी लगेगी। दूसरा उन्होंने एक मतलब ट्रम्प को भी ना कोई एडवाइजर जो है बहुत अच्छे से समझाता है आप कि अभी जिन, मुंबई रह रहे हैं या न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वॉशिंगटन में? सर मेरा दिमाग से न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में रहता है और मैं मुंबई मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं, आजकल आपने कहा कि ज्यादा भाई समय ट्रम्प साहब का कोई एडवाइजर वहां पर कुछ अच्छे से समझा रहा है, इसलिए फिर मुझे लगा कि कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं है कि आप मुंबई में हैं कि वॉशिंगटन में हैं। दिमागी तौर पे मैं उधर ही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिन कंपनियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा फैक्ट्रियों का, या जिन्होंने भूमि पूजन किया है। अब बताइए, इतनी इतनी बारीक बातें कोई लिखता है क्या ट्वीट में? वो लिख रहे हैं तो कोई भारतीय बता रहा होगा कि यार भूमि पूजन किया जाता है पहले। हमको नहीं लगता कि अंग्रेज लोग भूमि पूजन करते वो भी जनगल। हैं। तो उनको छूट मिलेगी, यानी अच्छा, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि ये मत मानिए कि आपका प्लांट वहां पे पहले से है तो आप छूट हाँ, पा जाएंगे। वो ये कह रहे हैं यहाँ नया लगाओ, भूमि नया पूजन प्लान करो जब आके। लगाएंगे। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लूपहोल्स उन्होंने छोड़ रखे हैं, जैसे H1B में उन्होंने किया, वैसे ही बाद में इसमें करेंगे। तो फार्मा हमारा टारगेट हो गया, आईटी हमारा टारगेट हो गया, जेम्स ज्वेलरी, फिशरीज ये पहले से टारगेट है, लेदर टेक्सटाइल पे 50% लगा हुआ है। तो लगा हुआ। जितनी हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूएस डिपेंडेंट बिजनेस है, उसको तो इन्होंने काफी अच्छे से हैम्पर कर दिया है, उसमें दिक्कत आने वाली है और मार्केट उसी से परेशान है। तो अरे इससे क्या हो आपके रहा है कि मित्र जो हैं, आपके मित्र का नाम मुझे याद आया इस बात से कि भाई पीयूष जी गए हुए हैं वहां पर, पीयूष गोयल जी। पीयूष जी लौट आए तो हैं। हाँ, लौट आए, मतलब गए थे तो कुछ हुआ नहीं? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि बातचीत चल रही है, लेकिन बिना कुछ हुए लौट आए हैं। और 2 बार जा चुके पीयूष जी, फिलहाल 15 दिन के डिफरेंस में वो 2 बार गए, लेकिन दोनों बार हुआ कुछ नहीं है। अब अनंत नागेश्वरन जी कह रहे हैं कि शायद नवंबर तक कुछ हो जाएगा, तो जब तक हो नहीं जाता हम कैसे मान लें, या इतना टफ है कि नहीं हो रहा है। तो नेट नेट ये कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी 50% वैसे लगा हुआ है, और अलग अलग जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तरीकों से, उस पर हमें दिक्कत आ रही है। तो डील एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है सर। मुश्किल लग रहा है मुझे कि इतनी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि रशियन ऑयल का इशू फंसा हुआ है, H1B का इशू फंसा हुआ है। तो नेट नेट तो मुझे नहीं लग रहा अभी कोई है। इसीलिए बाजार में तमाम पॉजिटिव खबरें जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी हैं, जीएसटी कट हो गया, इनकम टैक्स छूट मिल गई, इकोनॉमी भी ठीक ठाक ग्रो कर ही रही 6.5% पे, फिर भी मार्केट में कोई दिवाली जैसा माहौल नहीं दिख रहा है, और मार्केट में थोड़ी सी एक कंसर्न के बादल बने हुए हैं। तो इसको अभी किसी ने अच्छा टर्म दिया कि
बुलिश ऑन इकोनॉमी, बेयरिश ऑन मार्केट। ओह इकोनॉमी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन मार्केट गिर रहा है रोज। मार्केट रोज गिर रहा है सर। मार्केट पर आएंगे, लेकिन आपने एक और बात, ये जो H1B वीजा की हुई, आप तो ऐसा कर रहे हैं ना कि भाई जाएगा ही नहीं हिंदुस्तानी, लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी हैं, आपके मित्र लोग, वहां पर वो कुछ कर सकते हैं। वो क्या गोल्डन वीजा, प्लेटिनम वीजा की आप बात कर रहे हैं? वैसे तो हिंदुस्तान में गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया और प्लेटिनम भी बहुत महंगा हो गया, तो यूएस का जो गोल्ड प्लेटिनम वीजा है उसका क्या हाल है? गोल्डन वीजा $1 मिलियन, प्लेटिनम वीजा $5 मिलियन, तो मतलब 8 करोड़ 40 करोड़। 8 करोड़ का गोल्डन वीजा आप लीजिए और वहां पे आप ग्रीन कार्ड ले लीजिए तुरंत। अदरवाइज अगर आप, अभी तक की हालत ये थी कि अगर आप थ्रू प्रोसेस जाएंगे ना, तो हो सकता है 15-20 साल लगे, आपको 25 साल लगे कि शायद मिलेगा। इतनी एप्लीकेशन वहां दुनिया भर की लगी हुई है, लेकिन 8 करोड़ दीजिए, तुरंत लीजिए। तो बहुत सारे 8 जानकारों करोड़ से मैंने देना बात मतलब की। फीस के तौर पर आप कह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पर हाँ, कह रहे फीस। नहीं, 8 हैं? 8 करोड़ उनको करोड़ रुपए फीस फीस? दीजिए। यस, ओहो, $1 मिलियन, तो 8 नहीं बल्कि 9 करोड़। आजकल 9 90 करोड़। रुपए का रुपया चल रहा है, तो हाँ, हाँ। आपको 9 करोड़ रुपए देने, तो आपको वीजा मिल जाएगा। ट्रम्प का इरादा यही है ना कि आप यहाँ पे अब 9 करोड़ जो आदमी दे रहा है, तो वो वहां जाके क्या करेगा? या तो बड़ा बिजनेस करेगा, या कोई बहुत बिजनेस बड़ा करें नौकरी कर रहा होगा तो वो 9 करोड़ देगा। तो तो अगेन बैक टू बेसिक की इंटेलिजेंट काम के आदमी, बिजनेसमैन, उनको यहाँ ले आओ, और हमको पैसा भी चाहिए। तो ये तरीका मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो उस तरफ जाने वाला, जहां पे कहेंगे H1 खत्म, अब आप आइए नॉर्मल, और इस पे आइए आप गोल्डन वीजा पे। तो 10-20-50 कई हजार लोगों ने लोग तो मुझे, आ सकते हैं, हमारे यहाँ पर से जा सकते हैं। सर देखिए, अगर रियलिस्टिक पिक्चर को, 10,000 आदमी तो अकेले मुंबई से जा सकता है। सर आपके आप वो फोन नंबर पे जितने नंबर हैं वो बता दो, मुझसे समझ में आ जाएगा कि कितने लोग जा सकते हैं यूएस। आज मैं गिनूंगा, अच्छा आइडिया था, मैं अपने फोन नंबर में गिनूंगा कितने लोग 8-8 करोड़ देके जाएंगे। देखिए, जाने की तो मैं हुरून लिस्ट जो पढ़ता हूँ ना अमीरों वाली, उसको देख के लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जा सकते हैं। रायपुर से जा सकते हैं। रायपुर वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द कंट्री है। तो जाने को तो बहुत लोग जा सकते हैं, जाएंगे कितने पता नहीं, लेकिन एक अनुमान है कि लगभग 80,000 एप्लीकेशन, 80,000, 80,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी गोल्डन वीजा के लिए वहां पे हैं। इंडिया के गोल्डन नहीं, वीजा पूरे के लिए वर्ल्ड है। की। पूरे वर्ल्ड से 80,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी है वहां पे। अब उसमें कितनी भारतीय, अभी ब्रेकडाउन नहीं है हमारे पास, ब्रेकअप नहीं है इसका, लेकिन बहुत सारे तो लोग आधे वहां से कम जाने तो के, नहीं होंगे हिंदुस्तान को। गेस हो सकता है ये, लेकिन बहुत लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि 8 करोड़ की रकम सर अमीरों के लिए बड़ी नहीं है, हम जैसे बड़ी गरीबों के नहीं, लिए हो सकती है। 8 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, अकेले मुंबई से हजारों लोग जा सकते वो ट्रम्प साहब को पता नहीं कि ये क्या है, ऐसे ही दे सकते कि 8 करोड़ तो कोई बड़ा नहीं है उनको। हैं। वही, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाया है। अच्छा, दूसरा, इसके पीछे का गेम क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 10-20 सेकंड में। जी, ट्रम्प का इरादा ये है कि अपनी करेंसी को वो जो है वीक करना ऐसे। चाहते हैं। हाँ, और ऑलरेडी करेंसी उनकी 8-10% वीक हो चुकी है, हम्म, क्योंकि जब तक आप करेंसी वीक नहीं करेंगे, वहां कोई फैक्ट्री लगाएगा नहीं। हाँ, तो आप वहां निवेश बुलाना चाहते हैं, तो अपनी करेंसी को वीक कर रहे हैं हर तरीके से। ये उनका एक इंटेंशनल, अब दिख गया कि गेम प्लान क्या है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है सब कुछ, चाहे वो H1B हो, फार्मा हो, या तमाम तरीके के टैरिफ हो। हमको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी भारत सरकार को बनानी पड़ेगी, जो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना फलीभूत हो पाएगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत हार्ड बार्गेनिंग हो रही है यूएस के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ बात समझ में आ रही है। वो वॉशिंगटन में आप एडवाइस देते हैं, यहाँ पर ये जो कर्तव्य भवन बना है, नॉर्थ ब्लॉक का जो वित्त मंत्रालय इधर आ गया है कर्तव्य भवन में, वहां पर भी कुछ समझ आ रही है बात आपको कि क्या हो रहा है? सर मेरा पीआईबी कार्ड खत्म हो गया जब से मैंने नौकरी छोड़ा है। तो एंट्री के लिए मुझे पहले पीआईबी कार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन मतलब नहीं देखिए, सीरियस इशू है ये। बहुत सीरियस इशू है, और सीरियस नोट पे सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। कोशिश भारत सरकार बहुत कर रही है, लेकिन जो टर्म्स लगा रहे हैं ना ट्रम्प, वो इतनी टफ है कि अगर सरकार स्वीकार कर लेगी तो भी दिक्कत है, नहीं स्वीकार करती तो दिक्कत बनी हुई है। प्रयास में कोई कमी नहीं। अब देखिए, 15 दिन में 2 बार जा चुके हैं पीयूष जी, बात बन नहीं रही वहां पे, क्योंकि वो नेगोशिएशन के टेबल पे अपनी शर्तों से पीछे हट नहीं रहे। भारत अगर हर उनकी शर्त मानने लगेगा तो दिक्कत तो बढ़ेगी, और नहीं मान और रहा भी तो भी दिक्कत में है आप। तो बीच का रास्ता क्या होगा, ये मतलब बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। प्लस सामने पॉलिटिकल कीमत है उसकी, कि आप कुछ भी लेंगे तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट आ जाएगी। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि वो कितनी कीमत चुका सकते हैं। वो हमें लगता है कि एक ट्रिकी इशू है। गवर्नमेंट का इंटेंट और
एफर्ट में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हो पाएगा ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। कैसे होगा यही समझ नहीं आ रहा कुछ मित्र हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आते हैं, है। वो मुझे कहते हैं ये जबरदस्ती की बातें आप करते हो नीरज जी से, वो तो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, अमेरिका की इंडस्ट्री इकोनॉमी पूरी की पूरी ठप हो जाएगी अगर हिंदुस्तानी यदि काम नहीं करेगा, बिजनेस नहीं जाएगा, दिमाग नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप जबरदस्ती डरते ये ख्याल बहुत अच्छा हो सकता है, बोलने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, टीवी8 के लिए बहुत अच्छा है। जनरल चैनलों पे अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप बिजनेस चैनल पे या कहीं और जाके नंबर्स पे बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये बात उनकी ठीक बात में नहीं है। दम नहीं है, ये केवल एक बोलने के लिए है, मास अपील का स्टेटमेंट है। अगर इतना ही आसान होता तो ये अब तक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। और ये भी सोचना हमें कि भारत के अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं। टू बी वेरी रियलिस्टिक, फार्मा इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, उनके पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, अमीरों के लिए नियम नहीं होते हैं। अमेरिका एक अमीर कंट्री, इस पर तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से फार्मा कंपनियों की दवाएं जेनरिक बनवा सकते हैं। भैया आज आज तो हम बहुत सेफ हैं, लेकिन कल को मान लीजिए कोई दिक्कत ही पैदा कर दी तो तो वो कहीं कहां से बनवा लेंगे। नहीं ले सकते वो? उनके लिए तो सब संसार खुला हुआ है ना। तो इसलिए हम्म। मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता कि अमेरिका को घुटनों पे ला देंगे, झुका देंगे, हमारे बिना उसका काम नहीं चलेगा। दुनिया में कोई आदमी अपरिहार्य नहीं है, ना मेरे लिए अमेरिका अपरिहार्य, ना अमेरिका के लिए हम। अब तय ये होता है कि पैसा जिसके पास है वो अपना काम कराएगा। तो अगर जितनी बुद्धि उन लोगों के पास है जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा अगर हमारा मदद नहीं लेगा, हमारे लेबर को यूज नहीं करेगा, तो मुझे लगता है इतनी बुद्धि तो ट्रम्प के पास भी होगी ना, वो राष्ट्रपति है वहां के, कि अगर हम यूएस मतलब हमें भारत से कोई बुलाएंगे नहीं, H1B खत्म कर देंगे, हमारी आईटी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। ये उनको समझ नहीं है, ये खाली हमको समझ है। यहाँ पे दीनदयाल वालों को समझ है क्या? उनको भी तो समझ है ना ये। तो बी रियलिस्टिक एंड बी प्रैक्टिकल एंड बी क्लोजर टू द ट्रुथ, जो सच में हो रहा है। हम लोगों को लगा था कि H1B और फार्मा का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। शेयर मार्केट एक बैरोमीटर है आपकी इकोनॉमी का। वो 6 महीने आगे की चीजें देख के रिएक्शन देता है। जिस तरह का रिएक्शन वो पिछले 2 दिनों से दे रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं जितनी बोली जाती है। प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, टफ है। तो उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। तो अब जनरल चैनलों की बहस में तो चलता ही है कि और ऐसा हो सैम जाएगा, अंकल का वैसा हो मूड भी जाएगा। आजकल ठीक नहीं चल रहा, वो आसिम मुनीर के बाद शहबाज शरीफ साहब से भी मिल लिए हैं, उनको भी क्यों ऐसा चल रहा है, ज्यादा नाराज है क्या? ये बहुत ज्यादा खतरे और चिंता की बात है। मुझे तो लगता है इसमें आपको भी हमें बताना चाहिए कि ये वाला आपका इलाका है, कि वो लगातार उनसे जो मुलाकातें कर रहे हाँ, हैं, मुलाकात कर रहे इसका हैं, गंभीर मसला। पॉलिटिकल मीनिंग डिफरेंट हो सकती है। हमारे यहाँ बात नहीं होती ज्यादा, एक आध बार बात हुई, बर्थडे के समय शायद बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बात नहीं हो रही और वहाँ डिनर चल रहा है। तो जो डिप्लोमेसी में इस तरह के आभास दिए जाते हैं, ऑप्टिक्स बनाए जाते हैं, उनके गहरे मतलब होते हैं। तो संकेत तो अच्छे नहीं है, क्योंकि लगातार अगर आप पाकिस्तान को इतना पुश कर रहे हैं और उसके साथ गलवहियां कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न की बात होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा प्रकाश आप डालिए कि इसको कैसे और समझा जाए। नहीं मतलब अभी तो वो हमारे विदेश मंत्री जी यूएन में बोलकर ही आए काफी कुछ पाकिस्तान को, कल ही उन्होंने काफी कुछ बोला, लेकिन अब वो ट्रम्प साहब पर एक तो समझ नहीं आ रहा, विदेश मंत्री जी भी चले गए, हमारे पीयूष गोयल साहब भी चले गए और ट्रम्प साहब से मुलाकात नहीं, और वो मुनीर साहब से मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, ये ठीक यही नहीं तो बात, कह रहा हूँ। ये बहुत अजीब सी और बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। चिंता की बात। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी जल्दी शेड्यूल्ड नहीं थी मीटिंग की खत्म हो जाएगी, ये पीयूष गोयल जी वाली। वो हमें लगता है कुछ बात बनी नहीं, इसलिए वो वापस आ गए, इसलिए वरना तो वापस आ गए होंगे। जी कुछ जी। तो बात बननी चाहिए थी, कुछ तो स्टेटमेंट आता कि हाँ इस इश्यूज पे बात हुई है। कुछ भी नहीं हुआ हाँ, और कि केवल बात दो चल कदम रही आगे है। बढ़े हैं या 4 कदम आगे बढ़े हैं या क्या हुआ है, कुछ तो होता अगर बात राइट, होती। चलो सर, मैंने करेक्ट। अपना म्यूजिक सिस्टम का म्यूजिक कम कर दिया आपकी इतनी सारे ज्ञान के चक्कर में। अब बंद तो नहीं करना मुझे, ये जो जीएसटी पर हम लोग सोच रहे थे कि जीएसटी का जो फायदा हुआ है, स्लैब्स कम हुए हैं, रेट्स कम हुई हैं, मार्केट कुछ अच्छा बढ़ेगा, सर्कुलेशन पता नहीं क्या क्या आप बता रहे थे, मार्केट में सर्कुलेशन हो जाएगा, गाड़ियां बिक जाएगी और एसी और टीवी और फ्रिज और सब कुछ हो जाएगा, क्या हो रहा सर ये तो हो रहा है। देखिए, है? जिस दिन जीएसटी लागू हुई सोमवार को, 22 अगस्त को, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। उस दिन एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए की कब? शॉपिंग की लोगों ने, 11 लाख एक करोड़ दिन की? में। जी, जबरदस्त शॉपिंग हुई। गाड़ियां देखिए, एक एक दिन में 30-30 हजार कारों की डिलीवरी की है मारुति वगैरह ने।
तो इकोनॉमी में तो बुलिश है, इकोनॉमी तो चल रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ना मार्केट के सेंस में ना और चीजों के सेंस में। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो कुछ भी अभी हुआ ये 6.5% को मेंटेन करने के लिए है। जो अभी चल रहा है स्टेटस को बना रहेगा अगर यही रफ्तार चलेगी तो। इससे ऊपर का अगर आपको ले जाना है तो ये स्पीड और बढ़नी चाहिए। वो बढ़ इसलिए नहीं रही है कि ये जो अगेन वही यूएस वाली जो टैरिफ वाला इशू है, ये सर बहुत बड़ा है। इसका धीरे 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 आपके एक एक बिल्कुल। सेक्टर पे जो असर पड़ेगा ना, वो असर बहुत लंबा होगा। इसलिए मार्केट खुश होके भी नहीं खुश हो पा रहा है कि शॉपिंग तो हम कर रहे हैं, गाड़ियां तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे दिक्कतें हैं। तो ये जब तक पूरा सेटल नहीं होता है, जो बिग पिक्चर है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, तब तक डोमेस्टिक में आप जीएसटी लगा कम कर लीजिए। इनकम देखिए 12 लाख वाला तो बहुत पहले लागू हो गया था, 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेड है, फिर भी जी। लोगों ने शॉपिंग नहीं की, कंजम्पशन है बंद हमारा। अब जीएसटी कर लिया तो कंजम्पशन के नंबर आ रहे हैं। हो सकता है कि केवल ये फेस्टिवल की वजह से नंबर हो। नहीं, हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि ये केवल फेस्टिवल की वजह से भी हो सकता है और कोई एक फैसला होता है तो हम ज्यादा थोड़ा ज्यादा जोश में रहते हैं कि आज तो कर ही लें, कुछ कुछ करवा ही लें ज्यादा काम। संभावना इसकी है, ज्यादा संभावना इसकी है कि ये फेस्टिवल सस्टेन है। करेगा कि नहीं करेगा मार्केट, उसको नहीं देख रहा। एग्जैक्टली देखिए इस बार का फेस्टिवल सीजन सर बहुत छोटा है। हाँ, 21 अक्टूबर को दिवाली, उसके बाद फेस्टिवल खत्म। सीजन खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है ये केवल 21-22 तारीख तक आपको खूब माहौल दिखे, शॉपिंग दिखे। बूम उसके दिखे। बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? सो दिस इज द प्रॉब्लम कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, और वो हमको नंबर में रिफ्लेक्ट जब तक नहीं होगी तब तक मार्केट ऑब्जर्वर के तौर पे हम मान नहीं सकते, खाली जबानी से नहीं मान सकते। मैं ये फिर भी कहूंगा कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कदम है, और पहले उठाना चाहिए था, लेकिन चलो जब भी उठाया इसका असर होगा। लेकिन जो इससे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है वो दिक्कत करेगी, मतलब ये एक अच्छी चीज को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया है, वरना तो ये खबर बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी थी। क्योंकि अच्छा एक और कंट्रडिक्शन आप देखिए, हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स कम किया, डीएसटी कम किया कि कंजम्पशन बढ़े, हमारा बढ़ेगा, डिमांड कंजप्शन ड्रिवन क्रिएट, है। हाँ, डिमांड ड्रिवन है पूरे फैसले। डिमांड ड्रिवन है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया करो, यानी प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनाओ। दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि प्रोड्यूसर इकोनॉमी के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए कि डिमांड तो ठीक है आ रही है आपकी, लेकिन प्रोड्यूसर इकोनॉमी के लिए जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नीचे लाओ। दोनों एक साथ आप पुश मत करिए, एक एक कंट्री एक एक चीज पुश करती है, तो हमारे यहाँ दोनों चीजें एक साथ पुश की जा रही है। सर एक चीज समझाइए, आपने ये डिमांड ड्रिवन और कंज्यूमर ड्रिवन वाली बात कही, उससे पहले एक चीज और समझाइए कि जो बात हो रही थी कि जब 22 सितंबर को ये हो गया जीएसटी कट, और जो मार्केट में माल पड़ा हुआ है, जिसे माल बोलते हैं हम लोग, सामान पड़ा हुआ है, वो रिटेलर के पास, होलसेलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास, उस पे जीएसटी कम करने को लेकर जो कंफ्यूजन था, क्या वो कम हो गया? क्या थोड़ा सा समझाइए मुझे। हाँ, इस पे इन्होंने एक बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो सामान पहले से आपके पास है लेकिन आप उसको बेचेंगे 22 के बाद, तो उसमें एमआरपी की लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत टीडीएस और कंबरसम काम है, कितना करोगे आप, लेकिन आप बेचोगे रिड्यूस रेट पे, और जो उसका डिफरेंस आएगा वो आप पीछे कवर कर सकते हैं, चाहे फाइलिंग के समय या नया माल जो बेच के उसकी जो जीएसटी भरेंगे उसके समय वो सेट ऑफ होगा। ये उन्होंने किया था, इंडस्ट्री के लोग गए थे, तो मेडिकल वाले तमाम जगहों पे कहा था कि आप इस चक्कर में मत फंसो कि सबकी एमआरपी चेंज कैसे करते फिरोगे या माल वापस लोगे। आप उस माल को बेचिए, लेकिन बेचना रिड्यूस प्राइस पे ही है, और उसके बाद उसका जो डिफरेंस उसको सेट ऑफ करिए। लेकिन अभी देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। कल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बाकायदा एक्सचेंज में नोटिस दी है कि हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है गोदामों में, दुकानों पे और सप्लाई लाइन पे, तो वो माल जब तक पूरा निकल नहीं जाता तब तक हमको ये आइडिया नहीं लगेगा कि कितनी नई डिमांड हम जनरेट कर रहे हैं। इसलिए फेस्टिवल टाइम की जो ये सेल है, इसको हम आगे वॉच करेंगे कि उसके बाद भी कंटिन्यू रहती कि नहीं रहती है। इनके एक तरीके से हमेशा नतीजों से पहले लोग एक असेसमेंट देते हैं, ये उनका असेसमेंट है। असेसमेंट है, तो ये इंडिकेशन है। ये बिल्कुल इंडिकेशन है कि 1 महीने बाद ही सही स्थिति पता चलेगी कि रियल डिमांड जनरेट हो रही है या केवल फेस्टिवल लेड डिमांड है। नहीं सर, एक बात समझ नहीं आई मुझे, थोड़ा सा समझाइए, मेरे को कम समझ आती है बात। आपने कहा एमआरपी पर कम करने की बात है, अब एमआरपी में हमें कैसे पता पड़ता है कि जीएसटी उसमें शामिल है नहीं है? क्योंकि एमआरपी
पर बहुत सारे लोग जो दुकानदार हैं वो पहले से ही कुछ कम देते हैं, अलग अलग दुकान वाला होता है, वो कहता है 5% कम रेट पर मिल रहा है, 10% कम रेट पर मिल रहा है। एमआरपी को और जीएसटी को कैसे हम लोग मतलब कैसे समझ में आएगा कि भाई कम कर दिया गया है या नहीं किया, क्योंकि एमआरपी पर कुछ लोग कम पहले ही देते हैं या कुछ लोग एमआरपी पर ही देते हैं। एमआरपी पर जीएसटी शामिल है नहीं शामिल है, कैसे समझ में आता है? देखिए, जो किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा हुआ उसका नाम ही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, इसीलिए उस प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते आप। जी, उस प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड है, जितने भी प्रकार के टैक्स हो सकते हैं ये सब इंक्लूडेड है, उसके इंक्लूडिंग 18% मार्जिन। कम कर दे। हाँ, इंक्लूडिंग मार्जिन, रिटेलर ओके। मार्जिन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उससे ज्यादा एमआरपी पे आप बेच नहीं सकते, पहला तो ये समझ लीजिए। कुछ दुकानों पे जैसे मुंबई में सब कुछ एमआरपी पे मिलता है, यहाँ पे कम पे नहीं बेचते हैं। वो दुकान पे, अब रिटेल दुकान पे जाइए तो एमआरपी देखेगा, सामान दे देगा। नहीं, लेकिन अपने ज्यादातर दुकान नॉर्थ वाले में, वैसे ही करते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्थ में कई जगहों पे आप देखेंगे वो एमआरपी से 2 रुपए नीचे में सामान देते हैं। जी, वही राइट। मैंने कहा। जी, हाँ, उसका खेल ये होता है, वो खेल नहीं है बेसिकली, कि रिटेलर अपने मार्जिन पे कम उसको लेता कम है। कर लेते, कम कर देता है। उसको वो कम कर, उसको ज्यादा माल बेचना है तो एमआरपी से 1 रुपया नीचे बेच देगा आपको। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कुछ हेरा फेरी की, टैक्स वैक्स किया नहीं, उसने अपना मार्जिन कम कर लिया थोड़ा। अब उसमें मान लीजिए किसी चीज का 100 रुपए दाम था और उस पे 10% का एमआरपी लगा हुआ था, टैक्स जीएसटी लगा हुआ था। अब आगे से वो 0 हो गया तो उसको 90 बेचना चाहिए। तो ओके, सरकार ने ये कहा कि हर एक जगह जाके आप एमआरपी चेंज मत करिए, वो एक लेकिन उसको 100 कम्बरसम रुपए जॉब की है। चीज और को 90 रुपए में बेच दीजिए, जितनी आप 90 में बेच जीएसटी कम। दीजिए। जो 10% आपका जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस आप अपनी फाइलिंग में सेट ऑफ करिएगा, या जो नया माल बेचेंगे उसमें सेट ऑफ कर लीजिएगा जब फाइल करेंगे आप उस समय। तो वो सरकार की तरफ से क्लैरिटी है। ये फार्मा इंडस्ट्री को स्पेशली बहुत दिक्कत थी, क्योंकि उनके छोटे छोटे आइटम होते हैं और सब में एमआरपी होती है। सब में तो मैंने एमआरपी एक लिखी। फार्मा एसोसिएशन से बात की तो उसने कहा कि नहीं, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन दे दिया कि आपको एमआरपी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कम पे बेचिए, बाद में एडजस्ट हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक काम कर दिया है। अब जो आप बात कह रहे थे, ये प्रोड्यूसर ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन से कैसे फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा समझा दीजिए, ये भी छोटा सा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे चीन ने अपनी इकोनॉमी कैसे बनाई, उसने बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाया, फैक्ट्रियां लगाई, स्केल बहुत बड़ा किया। तो उससे क्या होता है कि स्केल जब बड़ा होता है, बड़े उत्पादन होते हैं, तो उसमें जॉब क्रिएशन बहुत होता है। प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाती है, कैपेक्स होता है, और वो इकोनॉमी जब एक्सपैंड होती है, तो जब जॉब क्रिएशन होगा तो डिमांड अपने आप आएगी। हम उल्टी तरफ से चल रहे थे इकोनॉमिक्स में, चाहे आप इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, दोनों का पर्पज एक ही है। तो हमने क्या किया कि हमने कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, कंज्यूम बहुत करते हैं, तो मार्केट हम बढ़ा है। पहले कंजम्पशन बढ़ाएंगे। जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां लगेंगी। हम इस रास्ते से आए। दूसरा रास्ता है कि पहले आप फैक्ट्री लगाओ, अपने आप उसमें नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो डिमांड बढ़ेगी। जब आप प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनाने के लिए तरफ जाते हैं और जब कंजम्पशन इकोनॉमी बनाते हैं, तो दोनों के क्या कहें उसको, ट्रिक्स अलग अलग होती है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जब आप बनाते हैं तो आप लोगों के हाथ में पैसा बचे इसकी व्यवस्था करते हैं। तो आप इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, आप जीएसटी कम कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड आपको एंड लेवल पे क्रिएट करनी है, आम आदमी के हाथ से क्रिएट करानी है। जब आप प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तब आप ये चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको सस्ता पैसा मिले, उसको अच्छी जमीनें मिले, उसको टेक्नोलॉजी मिले, सरकार की मदद मिले, और वो फैक्ट्री लगाए। तो दोनों के अप्रोच अलग है करने की। चीन ने हमेशा प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनने की कोशिश की, जो हमने नहीं की। इसलिए आप देखते हैं कि चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। दुनिया और का बड़ा 26-27% प्रोडक्शन अकेले चाइना में होता है। वहां कर रहे हैं। पूरी दुनिया की वो फैक्ट्री है। और उससे प्रोडक्ट भी चीपर हो गया आपका। जब लार्ज स्केल में बनेगा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चाइना में जो भी प्रोडक्ट, जो भी इंडस्ट्री खड़ी होती है, वो मार्जिन कोलैप्स कर देती है। मतलब वहां का उद्योगपति कम कमाता है, मार्जिन कोलैप्स करता है और स्केल कर देता है बड़े पैमाने पे। जबकि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में मार्जिन कोलैप्स नहीं होते हैं। हाँ, वो इसका मार्जिन तो उदाहरण बनाए देखिए रखे। आप, डीप सीक जो उनका चैट जीपीटी टाइप का है और जो चैट जीपीटी है, दोनों की प्राइसिंग में फर्क है। डीप सीक अल्ट्रा चीप है और चैट जीपीटी महंगा है। तो उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि हमारा मास प्रोडक्शन है, हम मार्जिन कोलैप्स करेंगे तभी इंडस्ट्री आगे आएगी। तो डब्ल्यूपीआई को जो लोग टारगेट कर, अब हमारे यहाँ 4% का सीपीआई टारगेटिंग, मतलब मैंडेट है कि 4% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, हम लोग उसकी टारगेटिंग करते हैं।
ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का पहला सिंबल होता है कि आप इन्फ्लेशन मैनेज पर फोकस। जो प्रोड्यूसर ड्रिवन होता है उसमें WPI मैनेज किया जाता है। WPI मतलब होलसेल, जिसको इंडस्ट्री वाला देखता है। इंडस्ट्री को CPI से फर्क नहीं पड़ता, उसको इंडस्ट्री WPI क्या है। होलसेल पे तो WPI कम करने के तरीके ये होते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड यानी ब्याज दर कम हो। जैसे ब्याज दर कैसे हम लोग पता करते हैं कम है ज्यादा है? जो सरकार बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं वो 6.5% पे चल रहा है इस समय, है ना। अगर 6.5% का आप ब्याज है, उसमें हम 3% इन्फ्लेशन निकाल दें, 3.5% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, जो कि सबसे ज्यादा है दुनिया में। उसको कम करने की जरूरत है। पैसा सस्ता होगा तभी फैक्ट्री लगेगी, अभी फैक्ट्री लगेगी। क्योंकि या तो इतनी डिमांड हो बम्पर की, फैक्ट्री वाला मजबूर हो जाए फैक्ट्री लगाने के लिए। अगर उतनी बम्पर डिमांड नहीं है तो या तो पैसा सस्ता हो जाए, दो में एक चीज करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या दोनों एक साथ कर रहे हैं। आप देखिए सरकार ने 11 लाख करोड़ का हमेशा कैपेक्स रखा है। मोदी जी जब से आए उन्होंने कैपेक्स जबरदस्त किया है। तो एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे सब में खूब खर्चा हुआ, बना भी है, सब दिखता भी है। लेकिन प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, यानी प्राइवेट लोग जो इंडस्ट्री है वो उतना कैपेक्स नहीं कर रही, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि इतनी बड़ी डिमांड है कि मैं करूं। तो दोनों के अप्रोच में फर्क है। तो मुझे लगता है कि सरकार को शायद थोड़ा प्रोड्यूसर इकोनॉमी की तरफ टिल्ट होना चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे कि अचानक से जो विपदा खड़ी हुई है विदेश वाली, इससे हम निपट सके। सर एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। ज्ञानी लोगों के साथ क्या लालच हो जाता है कि थोड़ा सा ज्ञान और ले लें। अभी तक हम है ना यहाँ घूमते थे ना, नोएडा में, दिल्ली में, तो पिंक टॉयलेट्स देखे थे मैंने। हाँ। लेकिन अभी मैंने खबर पढ़ी, एक जानकारी मिली कि ये पिंक टैक्स और होता है। हाँ। ये पिंक टैक्स का क्या खेल है सर? आप इतने तरह के चुपके चुपके टैक्स लगाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, और हम सोच रहे हैं कि मैडम को जो है ना अच्छी चीज खरीद के दे रहे हैं। देखो सर, पिंक टैक्स जो है ना, इसका नाम भले टैक्स है लेकिन ये कोई टैक्स नहीं है। पहली चीज तो ये है ना, ये सरकार नहीं लगाती है, और ना ही ना सरकार से कोई लेना देना नहीं इसका जी। पिंक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज विजय जी को टैक्स करेंगे, विजय जी से आज पार्टी लेंगे, ये उस टर्म में यूज हो रहा है। पिंक टैक्स का बेसिक मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट महिलाओं के लिए बन रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथिंग, सैंडल, पर्स, उस सब की प्राइसिंग ज्यादा रखी जाती है। इसकी बाकायदा हार्वर्ड में एक स्टडी हुई है कि जो फीमेल बायर है जब वो शॉपिंग करने जाता है तो वो इमोशनल बेसिस पे बाइंग करता है। अगर उनको कोई चीज पसंद आ गई तो फिर उसकी तो फिर प्राइस का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत सालों की स्टडी में देखा गया कि उनसे ज्यादा कीमत पर सामान बेचा जा सकता है, जबकि उसी क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट मेल के लिए जो बनेगा वो कम में, वो कीमत कम होगी। आप जाओगे तो आप नीले रंग की टी शर्ट खरीद लाओगे और वो हो सकता है 1200 रुपए की मिल जाए। लेकिन वही अगर पिंक कलर की टी शर्ट हो गई, उसका नाम इसलिए पिंक है कि वो कलर की लेडीज के हिसाब से, अगर वो पिंक कलर की टी शर्ट है जी, तो वो 1800 की होगी और उसमें कोई बार्गेन नहीं होगा। हाँ, उसमें आप देखिए ना, जो जिमी चू के शूज हैं, गुसी के बैग हैं, ये सब कितने महंगे मिलते हैं। आप खरीदते हो क्या? आप नहीं खरीदते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो इतने महंगे बैग है, फिर उसमें रखते क्या हैं जो वो खरीदने में ही देखिए सर, घड़ी जो लोग बहुत महंगी पहनते हैं, है ना, रेडो की घड़ी पहनो या जो एक और रोलेक्स की घड़ी पहनो, जी, तो घड़ी में चाहे आप 300 रुपए की चिमटी पहन लो, समय सेम दिखेगा, लेकिन फर्क है इसमें एक। अगर आपने रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है तो आपका टाइम अच्छा चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है। और हमने चिमटी घड़ी पहनी तो मेरा समय खराब चल रहा है। तो समय दिख सेम रहा है लेकिन समय अच्छा आपका चल रहा है क्योंकि आपने रोलेक्स पहन रखी है। तो सरकार की तो निगाह में होगा नहीं है? हाँ बिल्कुल है ना। तो सरकार, अब सरकार क्यों मना करेगी कि आप रोलेक्सो मत पहनो, मेरे पास पैसा मैं पहनूंगा। ये पिंक टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ, और जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी मैडम हैं, और उनके रहते हुए पिंक टैक्स चल रहा है। सर पिंक टैक्स देखिए ना, इसमें चूंकि किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कंपनी तय करेगी, इस पर सरकार नहीं कह सकती कि ये माल इतने बेचो, फिर तो लाइसेंस राज हो गया ना। कोटा लगा दिया आपने कि ये प्राइसिंग आप नहीं तय कर सकते। जैसे कुछ इंडस्ट्री में सरकार का है दखल, जैसे पावर इंडस्ट्री में, उसमें एक सर्टेन आरओआई से ज्यादा आप बना नहीं सकते क्योंकि वो आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे उसमें मर्चेंट पावर आ गई। जैसे दो तरह की बनती है, एक मर्चेंट पावर, एक नॉर्मल हम लोग भी यूज करते हैं। मर्चेंट पावर इंडस्ट्री को बेची जाती है, उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, वो 100 रुपए यूनिट भी बेच सकते हैं।
लेकिन जो डोमेस्टिक वाला है उसके लिए सीईआरसी है, आपकी दिल्ली में बैठते हैं सीईआरसी वाले, तो दाम तय करते रहते हैं कि बिजली कितना दाम होगा। लेकिन हर इंडस्ट्री में प्राइस सरकार नहीं करती। अभी लक्स का साबुन या डव साबुन कितने का बिकेगा ये सरकार नहीं तय करेगी। डव साबुन अगर आप डव से नहाओगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जी, और आप लाइफ बॉय से नहाओगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। ये फर्क है। तो पिंक टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसपे जो महिलाएं माताएं बहनें हमारी वही कंट्रोल कर सकती है, हम आप या सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर अच्छा, उसमें दोनों बातें बारीक हैं। जो बायर है, महिलाएं यदि सकती। सीधा खरीद रही हैं तो वो इमोशनल बाइंग कर रही हैं, और जो साथ गया है वो उसका कारण मैं छोड़ देता हूँ। वो तो और महंगा खरीद के देगा सर क्योंकि वहां तो डबल रिस्क आ गया है डबल रिस्क आ गया। तो इसलिए वो तो और महंगा खरीद के देगा। तो दुकानदार जब देखता है कि पेयर में कोई आया तो फिर तो वो खुश हो जाता और है कि आज तो 10% और वसूल सकते हैं हम क्योंकि भाई साहब मना नहीं कर सकते। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, एक कंपनी है अपने यहाँ जो घड़ियां बेचती महंगी महंगी, वो लिस्टेड कंपनी है, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो रिकमेंडेशन हो जाता है। तो उनका मैंने एक बार उनसे प्रमोटर से मैंने बात की कि भाई आज के जमाने में जब 300 रुपए घड़ी में टाइम दिख जाता तो ये इतनी महंगी महंगी अब 5 तो लाख मोबाइल 10 पर लाख भी टाइम दिख रहा है, मोबाइल पर ही मोबाइल टाइम टाइम दिख दिख रहा रहा है। तो ये 10-10 लाख की घड़ियां कौन पहनता है भाई, वो खरीदता कौन है ये। तो उन्होंने बहुत आसान भाषा में समझाया कि देखिए ये मर्दों का फैशन स्टेटमेंट है, रेडो की घड़ी, जी। समय वही दिखता है लेकिन स्टेटमेंट है कि भाई ये बहुत अच्छी घड़ी पहनी, समय अच्छा चल रहा है, रईस दिख रहे हैं। और ये रीसेल में बिक जाती है सर। रीसेल आपने में अगर बिक 5 जाए। लाख की घड़ी खरीदी और 3 साल बाद बेचनी होगी तो 5.5 की बिकेगी वो। जी। तो देखो, इसलिए हमारे भी बिकते रहते आपके हैं। और हमारे एक मित्र होते थे, मंत्री थे, आजकल नहीं है। तो वो हम्म, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर्ड वाली घड़ी या क्या बोलते थे वो उसको, वो पहना करते थे। वो उस हाँ, जमाने में 10 साल पहले, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो 4-5 लाख रुपए की घड़ी होती थी और करेक्ट। वो हर 4-5 महीने में, साल भर में बदल लेते थे घड़ी को। तो मैंने पूछा ये क्या है खेल? तो बोले नहीं, ये बिज़नेस है। जो 4 लाख की यस, घड़ी मैंने खरीदी वो बॉम्बे में ही आप ही का कोई मित्र होगा, वो वहाँ से बना के भेजता है और वो 4 लाख की घड़ी 5 लाख में ले जाता है वापस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप महँगी घड़ी को बेच सकते हैं पुरानी होने पे, और जो कोई नया जाएगा तो वो उसको बता के बेची जाती है कि ये सेकंड की हाँ, घड़ी है, लेकिन ये 6 लाख लेकिन की है। वो खुशी-खुशी ले जाएगा। तो हुँ, ये भी अपना एक बिक रहा महँगा सामान, घड़ियाँ तो खास तौर पे बिकती हैं। जी, तो समय अच्छा आने का इंतज़ार करते हैं हम लोग। यस, समय वो घड़ी जिस दिन आप मैंने देख लिया आपको पहने, मैं समझ जाऊँगा कि विजय जी का समय आ गया हो गया। है। सर, तो चलें अब बात कर लेते हैं हमारे जो हुँ, स्टार्टअप की। टाइम ज़्यादा हो हुँ, गया, लेकिन स्टार्टअप की बात तो, स्टार्टअप हमारे को अच्छा लगता है कि स्टार्टअप पर बात हो, नए-नए आइडियाज़ पर बात होती है। जी। तो विजय जी आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। कंपनी का नाम पहले बताता हूँ, एटम बर्ग। हुँ, हुँ। सुना होगा सब लोगों ने, नहीं जी। सुना तो आज सुन लीजिए। हुँ, हुँ। एटम बर्ग एक कंपनी है जो सीलिंग फैन बनाती है, बनाना। और 2 लड़के जिसमें एक का नाम है मनोज मीना, एक का नाम शुभम दास, दोनों हुँ, आईआईटियंस थे। अब आईआईटी वाली बात में कभी डिस्कस करेंगे। उन हुँ। दोनों ने एक कंपनी बनाई। उसमें बाद में एक और अरिंदम दास भी जुड़ गए जिनको सीबीओ। उन्होंने ये देखा कि पूरे देश में सीलिंग फैन तो जो लगे हुए हैं, उसमें 2 समस्याएँ हैं। एक तो बिजली काफ़ी कंज़्यूम कर रहे हैं, एफिशिएंट कंज़्यूम नहीं करते है, और दूसरा बहुत ही भद्दे टाइप के, मतलब उनकी डिज़ाइन में कोई काम ही नहीं कर हैं। रहा है, जी, वो बदसूरत टाइप के, वही बेसिक टाइप के लगे हुए हैं। बेसिक चल उन्होंने रहा है, स्टडी बेसिक। बेसिक चल रहा है। तो इन्होंने स्टडी की कि क्यों चल रहा है ये। आप सोचिए कितना मतलब अजीब सा कारण है कि सीलिंग फैन का इस देश में पेनिट्रेशन 90% है। और उसमें एक और 90% बात है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। किसी भी प्रोडक्ट में यदि हम सीलिंग फैन को देखें तो वो सबसे लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है। 15 साल, 20 साल, मुझे एक ध्यान है, एक सिडनी का पंखा आता था जिसको काला पंखा बोलते थे, टेबल फैन जी, था, वो तो 25-30 टेबल साल फैन तक जो। चलता था। हुँ, हाँ, तो उन्होंने देखा कि यार ये चल तो रहा है, लेकिन ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने अपना मार्केट मैच्योर कर दिया। 90% पहुंच गया तो अब मार्केट ग्रोथ हो नहीं सकता है। तो हाँ, किसी कंपनी को भी नहीं पड़ी कि कुछ नया करे, नया। चले जा रहा है उसी ढर्रे पे। तो इसकी जो मोटर है, उस मोटर में बिजली कंजम्पशन 80 वाट का है। हुँ, तो इन्होंने 2 चीज़ों पे काम किया कि बिजली कंजम्पशन कम हो, जिससे पावर कंज्यूम कम हो, सस्ता पड़े क्योंकि बिजली महँगी हो रही है, और दूसरा थोड़ा डिज़ाइनर और अच्छी क्वालिटी के पंखे बनाए जाएँ। तो इन्होंने इस पे काम किया और बन गया पंखा। आधा लगभग, मतलब वो 80 वाट, ये 35 वाट है, तो आपकी बिजली डेफिनिटली आधी हो गई, हुँ। कंज्यूम नहीं होगी।
देखने में बड़े डिजाइनर और खूबसूरत पंखे हुए, बन गया इन्होंने। अब बेचें कहाँ? तो बेचने के लिए सबसे पहले उन्होंने सोचा कि जो कि पूरा मार्केट भरा हुआ है ना, किसको बेचोगे आप? तो सैचुरेटेड इन्होंने मार्केट है। कंपनियों को पकड़ा, बी टू बी। फैक्ट्री में गए, साहब आपके यहाँ 150 पंखे लगे हैं, आप बिजली बिल कैलकुलेट करो कितना देते हो आप, और इतने पुराने पंखे हैं, मैं आपको दूसरे नए अच्छे पंखे देता हूँ। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियरी है क्योंकि बिजली बिल कम होगा। तो इन्होंने शुरू किया और सक्सेसफुल हो गए। फिर इन्होंने बी टू सी कर दिया कि अब आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि जरूरी नहीं है कि आप फिर आइंस्टीन बनने की कोशिश करो, अपने अगल बगल देखो कौन सी चीज है जिसपे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, पड़े जा रही है, कंपनी को ये पड़ी नहीं इसमें क्योंकि तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सैचुरेट मार्केट एक तरह से पूरा सैचुरेटेड मार्केट है। मेरे ख्याल से जो लोग कंपनियां बना रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, तो उसको हाँ, दोबारा खरीदने में भी लोगों को कोई इच्छा नहीं होती थी पहले एक जमाने तक। नहीं होती थी। तो उसको उन्होंने क्रैक किया और बहुत बढ़िया बनाया। अब उन्होंने 2 और प्रोडक्ट बनाए, एक मिक्सी भी वो बनाने लगे हैं इसी मॉडल पे, और एक उन्होंने स्मार्ट डोर लॉक बनाया है, जो ओके, आपके घरों में सेंट्रल लॉकिंग होती है, वो डिजिटल। डोर बनाया। तो हाँ, धीरे-धीरे ये प्रोडक्ट पे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे डिजाइन के प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं ये, तो बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस हाँ, इन्होंने क्योंकि मैंने बहुत एस्टैब्लिश जमाने किया है। बाद कोई होर्डिंग्स पर सीलिंग फैन को देखा हो। क्योंकि एग्ज़ैक्टली, अब जो है मार्केट में सीलिंग फैन के मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मिडिल लेवल पर या लोअर मिडिल लेवल पर हो, उसको होर्डिंग पर कोई नहीं यूज कर रहा होता राइट। एडवर्टाइजिंग के लिए, और वहां पर वो प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब भी तो। देखिए एक मतलब बिज़नेस आइडिया तो नहीं कह सकता मैं, आम तौर पे आप देखिए लोग आजकल रेडीमेड शर्ट पहनने लगे हैं, जी, ठीक है? इससे ज़्यादातर शहरों में 99% शहरों में ढंग का टेलर नहीं है। सब वही पुराने मिलता ही ढर्रे नहीं के है। चले आ रहे हैं, हाँ, जिनको ना बिल्कुल। बटन लगाना आता है, ना काज ठीक से बना पाते हैं, ना कॉलर बना पाते हैं। ये एक बिज़नेस आइडिया है कि कोई एक ढंग की टेलर की दुकान खोले, और हम लोगों की चूँकि शरीर आजकल टेढ़े-मेढ़े हो गए, ज़्यादातर लोग पियर तो शेप्ड उस हो पे गए, हाँ। तो उनकी नाप की अगर आप अच्छी क्वालिटी की एक शर्ट सिल के दो, रीज़नेबल प्राइस पे, तो आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। ये कोई अगर ये करना बड़ा चाहे तो कर अच्छा सकता है। आइडिया है सर। मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि क्या जमाना कैसे बदलता है। आप जैसे लोग समझाते हैं कि हम लोग जब बचपन में थे तो वो टेलर के पास ही सिलवा लेते थे, वो सी देता था। राइट, फिर आपने कहा कि नहीं, बाजार में ब्रांडेड शर्ट खरीदें। अब जो 200 रुपए की शर्ट थी वो 3000 की हो गई। अब करेक्ट, जब हम 3000 की शर्ट पहनने लगे और शरीर ऐसा हो गया कि जिसपे किसी तरह से ठसा नहीं है, कि 38 की मीडियम की, फिर लार्ज, फिर कुछ कुछ करके जो कहीं से ढीली होती है या कहीं से टाइट होती है। हुँ, और अब आप आ गए इस पर कि अच्छा टेलर मिले, लेकिन हाँ, उसका भी बिजनेस में मैंने देखा कि सर, मैं एक दिन चला गया गलती से, तो हाँ, वो मेड टू स्टिच शॉप्स हो गई हैं। हाँ, अरे तो वो तो साहब जितने की शर्ट का आती है ब्रांडेड, उतनी तो वो उस स्टिचिंग ले रहे हैं। यही यही तो, इसी को क्रैक करना है सर। मैं यही कह रहा हूँ, जी, मैंने मुंबई में शर्ट सिलाई, तो उसकी सिलाई की कीमत देख के मुझे लगा मैं इससे अच्छा वापस रेडीमेड ही ले लूँ। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। इसी को क्रैक करना है। एक्चुअल में क्या उसकी इतनी कॉस्ट है क्या? नहीं, लूट रहे हाँ, हैं वो। हाँ, उसमें आप लगा क्या रहे हो यार? एक आदमी एक धागा लगता है जो कि 10 मीटर से ज़्यादा धागा नहीं लगता होगा, और और उसमें कोई 2-10 डिजाइन नहीं है, वो कुछ डिजाइन नहीं है कोई वो डिज़ाइन नहीं, प्लेन। 10-12 बटन लगती है यार। हाँ, थोड़ा-सा बकरम लगेगा कॉलर बनाने में। इसके लिए आप ₹1200 ₹800 लेंगे मुझसे। हाँ। इसलिए ये बिज़नेस आइडिया है कि अगर इसको कोई ढंग का आदमी अपने यहाँ मशीनें लगाए, बढ़िया बनाए और रीज़नेबल प्राइस पे सिल के दे, तो आप देखिए कैसे चमकता है उसका बिज़नेस। छोटे-छोटे शहरों में लोग शौकिया से लाने जाएँगे, मेरी फिटिंग का शेल्फ बनेगा। तो तो बिज़नेस आइडिया कोई बहुत सारे जो फीमेल्स में तो वो बुटीक बनाने लग गई हैं, महिलाएं छोटा-छोटा सा करके अपना काम कर रहे हैं, वो शर्ट कर उसको रहे सी हैं। हाँ, लेकिन यस, मेल्स के लिए अभी ये नहीं है, मेल्स के प्रोडक्ट में ये नहीं है। नहीं चलिए अब सर ये फीमेल की आपने बात की ना, फीमेल के सलवार कुर्ते या उनके ब्लाउज़ की सिलाई कितनी है आप देख लीजिएगा। जी, भयानक महँगाई लगा रखी है लोगों ने। तो आइडिया तमाम है, करना चाहे तो बहुत आराम से हो सकता है। सारे झटके आज ही दिलाएँगे आप मुझे, याद आ रहे हैं। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप मुझसे कहते कि नहीं, नहीं, जो सिलाई का बिज़नेस आइडिया ये टेलर बनो। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया और ओके सर, बहुत सारे नए आइडिया पर हमने चर्चा की है। आपको भी अच्छा लगा होगा, आप अपना ख्याल रखिए और यस उनका सर, ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और नीरज जी की तरह से ठहाके मारकर हँसते रहिए। बहुत शुक्रिया, प्रणाम, आभार। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर।